यस, लास्ट वीक कुछ मैंने टास्क दिया था, राइट? कुछ चैप्टर्स पढ़ के आने के लिए, है ना? तभी इतने लोग गायब है आज क्लास से। जल्दी आ भाई, फटाफट। चैप्टर्स रिवाइज किए जो लास्ट टाइम कहा था मैंने। कितने चैप्टर्स दिए थे मैंने? 4। कौन कौन से? 1 2 6 7 ना? 4 कहाँ से लेकर आ गए भाई? 1 2 3 4 5 पढ़ के आए हो क्या? यस, सो 1 2 6 and 7 हुआ रिवाइज्ड। 6 and 7 फॉर यू इट वाज ओनली 2 चैप्टर्स। किसमें? चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकंड में। और 6 7 किया है? उसमें कुछ डाउट है? लिखा है डाउट को? क्यों नहीं किया? ऐसा क्या टाइम, मतलब कहाँ जाता है टाइम? कॉलेज होता है? ओके, ठीक है। मतलब इतना बिजी रहते क्या हो सब लोग यार? लास्ट टाइम हमारा क्लास कब हुआ था? आई थिंक सो ट्यूसडे ही ना? लास्ट वीक में ट्यूसडे क्लास हुआ था। हाँ, ट्यूसडे वेडनेसडे हुआ होगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1 वीक के टाइम में किया तो किया क्या? नो नॉट यू, सॉरी। अक्षय क्या था? अच्छा, घर का शिफ्टिंग था। कॉलेज के मतलब बहुत एग्जाम चल रहे हैं क्या आजकल? देन अच्छा, मतलब पहले का काम पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक। भाई साहब क्या चल रहा है कॉलेज का? यूनिट टेस्ट, इवेंट। अरे कहाँ पार्टिसिपेट किए हो? वॉलंटियर बने हो? हाँ, वही होता है वॉलंटियर, ठीक है। चलो भाई, आप वॉलंटियरशिप करो, कॉलेज के नोट्स तैयार करो, डू एवरीथिंग, नो डाउट, ठीक है। बट एटलीस्ट 1 वीक में 4 चैप्टर्स का टारगेट तो हो सकता है पूरा। आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा ये बर्डनसम टास्क था इतना बर्डनसम टास्क नहीं। सिर्फ 4 चैप्टर, अभी वो चैप्टर जो हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। इट इज नॉट समथिंग कि उन टॉपिक्स को आप पहली बार देख रहे हो। सो डू ट्राई कि भाई आपका जो भी शेड्यूल हो, जो भी एक्टिविटीज हो, अनटिल एंड अनलेस अगर कोई हेल्थ वाला इशू ना हो, ठीक है, मैनेज करो टाइम को, जो भी टास्क दिया हुआ है उसे कंप्लीट करने के लिए। प्लस मैंने तो आर्टिकल्स के बारे में होमवर्क दिया हुआ था, आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263। याद आ रहा है कुछ कि लिखा ही नहीं होमवर्क? आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 263 था ना? होमवर्क किया? अच्छा, ऐसा कोई होमवर्क एग्जिस्ट करता था, याद भी आया? नहीं याद, अभी याद आ रहा है। हाँ भाई, इवेंट क्या? इवेंट कहाँ? सुबह 6 बजे पहुंच जाते हैं वहां पे क्या इवेंट करने के लिए? हाँ तो ठीक है, चलने दो उसको वहां पे, बट टाइम निकल के आ गए ना। तो ऐसे अगर आधे घंटे टाइम निकाल लिया तो होमवर्क पूरा हो गया होता। क्यों नहीं किया? कैसे भूल सकते हैं हम? देखा, कैसे याद रहेगा? ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा। गिव प्रायोरिटी टू योर स्टडीज, तभी बात बनने वाली है। अदरवाइज ऐसे एटीट्यूड में प्रॉब्लम है भाई, समझो, ठीक है। इस एटीट्यूड को जितना जल्दी हो सके इंप्रूव करो। कल को एग्जाम की डेट ना भूल जाओ कि मालूम पड़ा यहां से जा रहा रिमाइंडर कि कल एग्जाम है, तो वो सिचुएशन ना हो। चलो, नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, अ न्यू चैप्टर, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। देखो, अब तक जो कुछ भी हमने पढ़ा ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ब्रीफ प्रोविजंस कौन कौन से थे, ठीक है। हमने वहां पर बात की कि आपके राइट्स कौन से हैं। इवन राइट्स के अंदर भी हमने देखी कैटेगरीज, नंबर 1 फंडामेंटल राइट्स, नंबर 2 योर डीपीएसपी की हमने बात की, ठीक है। इवन वी टॉक्ड अबाउट कि कैसे इंडिया में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड योर जुडिशरी ये ऑपरेट कैसे करती है, ठीक है। इलेक्शंस कैसे हमारे यहां पे होते हैं फॉर ऑल द डिफरेंट पोस्ट, ठीक है, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, ठीक है। और लास्ट वाले चैप्टर के अंदर जो डिस्कस किया हमने,
दैट वाज द फेडरलिज्म। तो वहां पे हमने समझा सेंटर स्टेट का रिलेशन अलोंग विद द फ्यू थिंग्स लिंक्ड विद द नेशनल इमरजेंसी। याद है? इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, 3 आर्टिकल की बात की थी हम लोगों ने। कौन कौन से थे वो 3 आर्टिकल? कौन सा? 352, 360। ठीक है, 352 किसके लिए था? 356, 356 एनी आइडिया? प्रेसिडेंट रूल एंड 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो ये सारी बातें हमने खत्म की। बट रिमेंबर, अब ये जो सारी चीजें हैं इनका अल्टीमेटली जो मेंशन है वो कहां पर है? इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? नाउ इन दिस चैप्टर हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया में जो गवर्नमेंट के सारे ऑर्गन्स, हमारे राइट्स, ये सब हम डिराइव कहां से कर रहे हैं? फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब हम ये समझेंगे कि क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस किए जा सकते हैं क्या? रिमेंबर, 2 टर्म में डिफरेंस समझो। एक हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दो, और एक ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंजेस करना। दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, जब बांग्लादेश में गवर्नमेंट हटी शेख हसीना की, देखा क्या चल रहा है आजकल इन बांग्लादेश, राइट? तो जब गवर्नमेंट हटी तो वहां पे जो न्यू इंटरिम गवर्नमेंट बनी, जो वहां के लोग हैं उनका डिमांड क्या आया कि भाई वी शुड गो फॉर व्हाट? वी शुड गो फॉर अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब संविधान बदल दो पूरा। वेयर एज इन इंडिया हम किसकी बात करते हैं? उसी संविधान के अंदर मेकिंग व्हाट? सम चेंजेस एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ये चेंजेस क्या होते हैं, क्यों होते हैं? नंबर 1, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये होता है कि आखिरकार चेंजेस करना क्यों है? समझ में आया? और अगर चेंजेस करने को अलाउ किया हुआ है तो उस चेंज का प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर क्या है? ठीक है, नाउ एक चीज समझो, अगर कोई भी बुक ऐसी हो जाए, ठीक है, या कोई भी रूल बुक या कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे हैं जो हमारी आज के प्रॉब्लम्स को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, टैकल नहीं कर पा रहे, हमें उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, तो मुझे ये बताओ वो रूल बुक, वो रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे काम का होगा या नहीं होगा? नहीं होगा ना। ठीक है, तो इमेजिन करो अगर कॉन्स्टिट्यूशन को एकदम से बोलते कि नहीं रिजिड है ये, क्या एकदम से ये रिजिड, ठीक है, और वी ऑल नो कि भाई हर 5 साल में, हर 10 साल पे समाज में चेंजेस आते हैं, तो क्या अगर उस रिजिड संविधान को हम बनाते तो क्या वो संविधान जो बनाया हुआ था उस टाइम पे आज तक टिक पाता? क्या पॉसिबल ही नहीं था, राइट? और अगेन जिन जिन कंट्रीज में ये कोशिश हुई, ठीक है, कि जहां पे संविधान क्या बना? रिजिड, अल्ट्रा रिजिड, ठीक है, कि उसके अंदर किसकी अलाउ नहीं की गई? चेंजेस की। ठीक है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस जो अपडेट नहीं हुए विद द टाइम, जो अपडेट नहीं हुए विद द टाइम, विद द डिमांड ऑफ पीपल, ठीक है, ये देखा गया है वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कोलैप्स कर गया। मतलब लिटरली उन कंट्रीज को नया संविधान बनाना पड़ा। नेपाल 2007 में पहली बार संविधान आया, तब से लेकर अब तक 3-4 बार चेंज हो गया है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, पूरी की पूरी नई रूल बुक आई है वहां पे, राइट? तो ये होता है सिचुएशन। बांग्लादेश, ठीक है भाई, अगर बांग्लादेश के अंदर डिमांड उठ रही है कि आफ्टर शेख हसीना जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था उसको भी चेंज करो, मतलब क्या रहा? बात ये रही कि उस कॉन्स्टिट्यूशन से लोगों की नीड्स पूरी हो पा रही हैं? नहीं। उनकी डिमांड्स पूरी हो पा रही हैं? नहीं। ठीक है, वेयर एज व्हेन वी सी द केस ऑफ इंडिया, यूएसए, राइट, यूएसए का तो भाई 1787 से चले आ रहा है वही संविधान आज तक, इंडिया का 1949 से आज तक। ठीक है, तो डेफिनेटली कुछ तो ऐसे एलिमेंट हैं जो हमको डिफरेंशिएट करते हैं इन लोगों से, बांग्लादेश, नेपाल, राइट? और वो चीज क्या है कि हमने अपने संविधान के अंदर किसका स्कोप दिया हुआ है? चेंजेस का। विद द टाइम उसको अपडेट
होने का। भाई सेम जस्ट लाइक मोबाइल फोन्स, अगर आपके मोबाइल फोन्स अपडेटेड नहीं होते हैं, व्हाट यू डू, थ्रो इट आउट और आप नया बाय करके लाते हो ना। ठीक है भाई, अभी एंड्रॉइड 14 चल रहा है, ठीक है, अब कल को अगर एंड्रॉइड 20 आएगा क्या तब भी तुम एंड्रॉइड 14 यूज करोगे क्या? नहीं करोगे। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट कहां पे लागू होता है, यहां पे। सो जब तक उस बुक में अपडेट का चांस नहीं होगा, वो बुक किसी के लिए काम की नहीं होगी इन फ्यूचर। भले आज काम चल जाए बट फ्यूचरिस्टिक वो नहीं होता। और इसमें कोई छोटा मोटा एग्जांपल ना लेके हम ऐसा एग्जांपल लेंगे भाई, जो कंट्री एक टाइम पे पूरे वर्ल्ड की क्या थी, सुपर पावर, कौन? सोवियत यूनियन, इसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। क्या बोलते हैं? यूएसएसआर। ठीक है, ये मानो ये संविधान की लाइफ सिर्फ कितनी रही? 74 ईयर्स। वाई? कंट्री खत्म हो गया। सोवियत यूनियन फॉर्म हुआ 1917 में एंड इट गॉट एंडेड इन 1991। वो कंट्री गायब हो गया वर्ल्ड मैप से। क्यों गायब हुआ? बिकॉज कहीं ना कहीं जो क्या था वहां का कॉन्स्टिट्यूशन, वो लोगों की डिमांड्स, उनकी एस्पिरेशंस को फुलफिल नहीं कर पा रहा था। समझ में आया? तो जब सुपर पावर कोलैप्स हो सकता है, राइट, जस्ट बिकॉज, किस लिए? बिकॉज उन्होंने क्या बना दिया इसको, टू मच रिजिड। ठीक है, तो इसीलिए जब हम अपनी डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं पता है? अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कि भले ही बुक कब फ्रेम हुई थी, 1949 तक फॉर्म हुई थी बुक, बट इस बुक के प्रोविजंस आज भी क्या है? रेलेवेंट। आज भी क्या है? रेलेवेंट। और क्यों रेलेवेंट है पता है? बिकॉज हमने उसमें स्कोप छोड़ा है किस चीज का? चेंजेस का। अब समझ में आया पूरा बैकग्राउंड एंड द मीनिंग ऑफ दिस टर्म लिविंग डॉक्यूमेंट। ठीक है, और समझते हैं इस टर्म को और आगे। ठीक है, थोड़ा और बेटर तरीके से देखो। जैसे डिस्कस किया हम लोगों ने कि भाई संविधान हमने कब अडॉप्ट किया? 26 नवंबर 1949 डिस्कस किया हमने ऑलरेडी। इवन वी सेलिब्रेट विच डे ऑन 26 नवंबर? विच वन? कॉन्स्टिट्यूशन डे। बिकॉज उस दिन उसको एक्सेप्ट किया गया और फॉर्मली अप्लाई कब से हुआ? 26 जनवरी 1950 से। ठीक है, और इमेजिन करो ऑलमोस्ट इसने भी 75 ईयर्स पूरा कर ही लिया है अपना। मतलब वी सर्वाइव्ड मोर देन यूएसएसआर, मोर देन यूएसएसआर विद द सेम कॉन्स्टिट्यूशन एंड विद मोर डाइवर्सिटी देन यूएसएसआर। ठीक है, तो दैट इज समथिंग जो एक चीज बहुत क्लियर करता है कि जो हमारे कंट्री का क्या था बेसिक फ्रेमवर्क इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो उसको बनाया गया उसमें क्या इन्वॉल्व था? फार साइटेडनेस। मतलब जो भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो सिर्फ उस दिन का नहीं, वो 100 साल आगे की सोच रखते हुए बना रहे डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसीलिए आज भी रेलेवेंट है। इवन पता क्या हुआ था? इन द ईयर 2000, ठीक है, एक कमीशन बनाई गई थी टू चेक कि वेदर जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन हम यूज कर रहे हैं, क्या इसको अभी भी पावर में रहना चाहिए या इसको चेंज कर दिया जाए। राइट, इवन दैट कमीशन ऑन रिव्यूइंग द कॉन्स्टिट्यूशन रिकमेंडेड दिस इज कंप्लीटली व्हाट? फिट हमारा ओरिजिनल वन टू कंटिन्यू फॉर इंडिया। ठीक है, टू कंटिन्यू एज आवर बेसिक फ्रेमवर्क। समझ में आया? अब वो क्या चीज है, ठीक है, जो इसको इतना ज्यादा क्या बनाती है? रेलेवेंट इवन इन टुडेज टाइम। वो दो चीजें हैं। देखो, हमने क्या कहा था? हमने पता बात की थी रिगार्डिंग टू चेंजेस। अब संविधान के अंदर चेंजेस आते कैसे? देखो, चेंज लाने का दो तरीका है। ठीक है, एक बार बार जो हमने टर्म पढ़ा है अब तक, कौन सा? अमेंडमेंट्स। एक तरीका ये हो गया। अब अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, पढ़ेंगे। ठीक है, और एक और तरीका क्या होता है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। क्या होता है? जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, कि भाई इवन सुप्रीम कोर्ट को भी पावर है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट क्या है? फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और वो जिस भी वे में किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रिटेट करेगी, वही होगा उस आर्टिकल का नया डेफिनेशन। क्या होगा उसका वो नया
डेफिनेशन। ठीक है, तो ये वो दो चीजें हैं, ठीक है, जो इंडिया में अब तक रिलेवेंट बना के रखती है किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, अब ये जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है इसको हम पढ़ेंगे अलग से पूरा, हम पढ़ेंगे पूरा केसेस कौन कौन से थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नए तरीके से जस्टिफाई किया या इंटरप्रिटेट किया किसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, बट एज ऑफ नाउ हमारा कहां होगा फोकस, ऑन दी अमेंडमेंट्स। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखते हैं यहां पे कि आखिरकार ये जो अमेंडमेंट है ये होना क्यों चाहिए। सी, हमने क्या बोला कि यार कोई भी बुक तब तक रिलेवेंट होंगी जब तक लोगों का उससे क्या बन रहा है, काम बन रहा है, उनकी पूरे हो रही है एस्पिरेशंस। एक तो वो चीज हो गई। दूसरा, इवन भाई गवर्नमेंट भी किसके अकॉर्डिंग काम करती है, एज पर, राइट। और अगर इसको ही हम अपडेट ना करें तो क्या गवर्नमेंट कभी हो पाएगी अपडेटेड, कभी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए एवरीथिंग अल्टीमेटली सेंटर्ड ऑन व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन। चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हमारे राइट्स हो। ठीक है, पता है इवन राइट टू मैरी इज ऑल्सो व्हाट, अ फंडामेंटल राइट है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू प्राइवेसी, सब क्या है तुम्हारा फंडामेंटल राइट, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं था। इवन द प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बाद में एड ऑन हुआ है। ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन बाद में एड ऑन हुआ है। ठीक है, बिकॉज एक टाइम था जब इंडिया में कास्ट वाज द मेन क्राइटेरिया समाज के अंदर, बट आज समाज में क्या इंपॉर्टेंट है, पैसा, योर इकोनॉमिक स्टेटस ऑल्सो। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट को यह समझ में आ गया कि भाई जब इकोनॉमी और फाइनेंशियल स्टेटस प्लेइंग अ की रोल, तो अब रिक्वायरमेंट किसकी है, टू प्रोवाइड रिजर्वेशन टू द पुअर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, राइट। एंड गवर्नमेंट ने कर दिया, वो अमेंडमेंट लेकर आई एंड दे इंट्रोड्यूस ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन। इमेजिन करो अगर गवर्नमेंट के पास इस अमेंडमेंट का ऑप्शन होता ही नहीं, तब क्या होता। तो होता है यूं कि भाई इंडिया में जो पुअर है वो और सप्रेस होते जाते, और कभी ना कभी एक रेवोल्यूशन के फॉर्म में गुस्सा निकलता उनका बाहर ऑन रोड्स, जो अभी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, जो नेपाल में हुआ था इन अ फॉर्म ऑफ जेनजी प्रोटेस्ट के फॉर्म में। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेंथ है कि हम विद द नीड चीजों को इवॉल्व कर सकते हैं। इवन ओबीसी रिजर्वेशन वाज नॉट देयर इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, बाद में ऐड हुआ है, राइट। लेकिन वही बात है ना भाई, ये क्या थी, इट वाज द नीड ऑफ द आवर। अगर ये नहीं दिया जाता तो इमेजिन करो इंडिया में टोटल पॉपुलेशन का 55% लोग बिलोंग करते हैं ओबीसी से, अगर ये सड़कों पे आ जाएंगे तो क्या कंट्री कर पाएगा फंक्शन, कभी नहीं। तो इसीलिए विद द राइट टाइम राइट एक्शन शुड बी टेकन, और हमने किया। ठीक है, एंड वी शुड थैंक्स कि हमारा संविधान कैसा है, मॉडिफाइएबल, कि उसमें अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये अमेंडमेंट्स क्या है और कैसे होता है, ठीक है, इसको समझने से पहले रिमेंबर कि इसका ओवरऑल नेचर कैसा है। सी, जब भी हम अमेंडमेंट्स की बात करेंगे, राइट, पता जब डिस्कस किया था हमने फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, याद आ रहा है फीचर्स, उस फीचर में एक था फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, कि हमारा ना तो फ्लेक्सिबल है ना ही रिजिड है, याद आ रहा है कुछ फीचर। अब वो रिजिड और फ्लेक्सिबल किस कॉन्टेक्स्ट में था, इट वाज इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट, इन अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट। ठीक है, नाउ ये फ्लेक्सिबल और रिजिड का मतलब क्या है, देखो सिंपल मीनिंग ये है कि अगर आप अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अगर बहुत ही इजीली चेंज कर पाते हो तो आप क्या हो, फ्लेक्सिबल। ठीक है, दूसरा कि अगर आपको उसी संविधान के प्रोविजंस को चेंज करने में बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस फॉलो करना पड़े तो फिर आप क्या हो, रिजिड। ठीक है, ये बात डिस्कस हमने तब भी की थी, इवन हमने इनमें एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। फॉर एग्जांपल फ्लेक्सिबल का एग्जांपल कौन था, यूके। रिजिड का एग्जांपल कौन था,
पाकिस्तान? नहीं नहीं नहीं, यूएसए। ठीक है, पाकिस्तान हर जगह नहीं मिलेगा, वो सिर्फ धुरंधर मूवी में आता है। और अब कहा जा रहा है इन द बांग्लादेश। राइट नाउ यूके में क्या है भाई, यूके में संविधान को किसी भी टाइम पे बिना किसी डिफिकल्टी के, जैसे एक सिंपल लॉ बनता है ना, डिस्कस हम लोगों ने फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फिर लॉ बन गया कोई चीज, बिल, सेम उसी मेथड से उतनी ही सी सिंपल मेजोरिटी चाहिए वहां पर भी। मतलब अगर मान लो 500 मेंबर्स का हाउस है, उस दिन सिर्फ 200 लोग आए हुए हैं और 101 लोगों ने वोटिंग कर दी, अमेंडमेंट डन। मतलब 1/5 मेंबर कैन अलोन डू व्हाट, अमेंडमेंट। कहां पे? इन द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज इन यूएसए इट इज टू डिफिकल्ट। क्यों? ये मानो 1787 में बना था यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, तब से लेकर आज तक सिर्फ इतने अमेंडमेंट हुए, 27। 100 तो हमने क्रॉस कर दिया है, जो कि ब्लेंड लेके चल रहे थे, तो हमने 100 क्रॉस किया है। बट सी द लेवल ऑफ रिजिडनेस, कितना? मोर देन 200 ईयर्स हो चुके हैं। ठीक है, बट कितने अमेंडमेंट? सिर्फ 27 अमेंडमेंट्स। ठीक है, ठीक है भाई। देखो उन कंट्रीज का ऐसा है कि उन कंट्रीज की जो लोकल कंडीशंस है, ठीक है, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज सूटेबल उनके लिए होगी। फॉर यूएसए रिजिड, फॉर यूके फ्लेक्सिबल। बट इन आवर कंट्री वी ऑलवेज नीड व्हाट? अ मिडल पाथ। हमें क्या चाहिए? मिडल पाथ। ना तो हम एक्सट्रीम क्या बनेंगे? रिजिड। ना तुम एक्सट्रीम क्या बनेंगे? फ्लेक्सिबल। ठीक है, और ये सेम चीज रिफ्लेक्ट कहां होती है? हमारे अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर्स के अंदर। किसके अंदर? अमेंडमेंट्स के प्रोसीजर्स के अंदर। नाउ व्हाट डू यू थिंक, ये मिडिल पाथ अडॉप्ट करने का रीजन क्या रहा होगा? कि हमने थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी भी लिया, हमने थोड़ा बहुत रिजिडिटी भी लिया। क्यों? सोचो। बताइए। डाइवर्सिटी की वजह से क्या रखा? मतलब फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी? ठीक है, हो सकता है और है भी। और एनीवन? ब्रिंग योर आइडियाज, और दिमाग चलाओ अपना ना, कि हमने क्यों दोनों अडॉप्ट किया। हम थोड़ा फ्लेक्सिबल भी हैं, हम थोड़ा रिजिड भी हैं, व्हाई? चलो एक पॉइंट तो यहां से आ गया, बाकी लोग इवेंट से बाहर आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। हाँ, कहां वॉर हुआ है? बोलना क्या चाहते हो भाई? बी क्लियर। क्या मतलब वॉर? कौन सा वॉर? कंट्री के अंदर वॉर? ठीक है, हो सकता है। अक्षय? वेरी गुड। ठीक है, देखो हमने रिजिड और फ्लेक्सिबल क्यों रखा? नंबर वन, हमने फ्लेक्सिबल रखा इसीलिए सो दैट इन फ्यूचर विद द पीपल्स डिमांड, विद द चेंजिंग सोसाइटी, वो सब चीजें कहां पर आ सके? संविधान के अंदर आ सके, और संविधान लोगों की नीड्स और डिमांड फुलफिल करता रहे जब तक वो है। राइट, दैट्स व्हाई वी केप्ट इट फ्लेक्सिबल। बट उसमें रिजिड भी क्यों रखा हम लोगों ने? सो दैट कल को ऐसा ना हो कि कोई गवर्नमेंट आए और इतने सारे अमेंडमेंट कर दे एक साथ कि कॉन्स्टिट्यूशन लिटरली क्या हो जाए? बदल जाए पूरा। ठीक है, दैट्स व्हाई हमने क्या लिया? मिडल पाथ। ना तो बहुत रखा स्ट्रॉन्ग या लाइक इन अ टाइट कंडीशंस, और ना ही बहुत फ्री छोड़ा हम लोगों ने। राइट, तो ये वो दो आपके रीजंस थे। ठीक है, कि फ्लेक्सिबल रखा
so that it can fulfill the need arises with the time. और रिजिड रखा हमने इसीलिए so that कोई भी फ्यूचर में आके जिन बेसिक प्रिंसिपल्स पे इंडिया फॉर्म हुआ है, क्या हुआ, इंडिया फॉर्म हुआ है, उसको कोई आगे चेंज ना कर दे। राइट, फॉर एग्जाम्पल भाई जो हमारा था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिया था राइट टू रिलीजन, राइट टू रिलीजन, ठीक है। तो हम क्या थे, सेक्युलर कंट्री। कल को ऐसा कोई आ जाए कंट्री में गवर्नमेंट जो पूरा हटाई दे फीचर और इंडिया में बिकम व्हाट, अ कम्युनल स्टेट। क्या बन जाए, एक कम्युनल स्टेट। हिंदू राष्ट्र बोल लो, इस्लामिक स्टेट बोल लो, वट एवर इट इज। तो वो पॉसिबिलिटीज थी, इसलिए हमने क्या बोला कि नहीं भाई ऐसा हमारे लिए थ्रेट होगा तो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स भी सेव रहे और हम नीड के साथ भी चेंज होते रहे, दोनों अपने को मेंटेन रखना है। दैट्स व्हाई वी हैव एलिमेंट ऑफ बोथ, वी हैव एलिमेंट ऑफ रिजिडनेस, वी हैव एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। अब क्लियर हुआ, ठीक है। चलो अब इवन जो हमारे फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, रिमेंबर इनका वो जो एटीट्यूड था कि बोला कि ठीक है अमेंडमेंट पॉसिबल है, क्यों था पता है, बिकॉज उनको भी एक चीज बिलीव था कि हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। दोज हु कैन मेक एवरीथिंग 100% करेक्ट, नहीं पॉसिबल है। इवन दे एक्सेप्टेड दैट पार्ट कि ऐसा है कि जब हमने बनाए प्रोविजन तब बड़े अच्छे लग रहे थे, बट जब ग्राउंड पे इंप्लीमेंट किया तो उसके नेगेटिव रिजल्ट्स आ रहे थे। So they considered कि they can also make a error, they can also make a error, ठीक है। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर एरर की संभावना है तो फ्यूचर में उसमें सुधार की संभावना भी होनी चाहिए। राइट, पता है आजकल हम सबके अंदर टेंडेंसी होती है कि हम अपने आप को गलत मानते ही नहीं है कभी, राइट। और हमारा जो ओपिनियन हमारे लिए क्या है, पत्थर की लकीर, चेंज करना ही नहीं है। क्यों, बिकॉज वी हैव दैट फीचर, वी आर ऑलवेज राइट, है कि नहीं है ना, हम सब में नो डाउट। बट जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे भाई उनका आइडिया पूरा अलग था, दे एक्सेप्टेड इट, वी कैन मेक सम एरर्स, ठीक है। तो उस एरर को भी इंप्रूव करने का चांस फ्यूचर में आने वाली गवर्नमेंट्स को होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक फंडामेंटल राइट था हमारे पास पहले, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। जब हमने फर्स्ट पेपर डिस्कस किया था एनसीईआरटी का, तो उसमें एक चीज थी कि जब भी हम बात करते हैं राइट्स के बारे में, तो एक आपके फिलोसोफर थे जॉन लॉके। कौन, जॉन लॉके, ठीक है। एंड एज पर जॉन लॉके भाई उनके अकॉर्डिंग ये था हर ह्यूमन बीइंग के पास 3 अधिकार होने चाहिए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। एंड राइट टू व्हाट, प्रॉपर्टी, बिकॉज प्रॉपर्टी के थ्रू ही हम लाइवलीहुड अपना गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी कारण से हमने जब ओरिजिनल संविधान बनाया तो राइट टू प्रॉपर्टी को क्या बनाया उस टाइम पे, एक फंडामेंटल राइट। बट दिक्कत क्या हुई कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एक्टिविटी, कौन सा एक्टिविटी, जमींदारी एबोलिशन। क्या स्टार्ट किया, जमींदारी एबोलिशन। व्हाट इज जमींदारी, व्हाट इज जमींदार और जमींदारी, चलो बताओ। व्हाट इज जमींदार और जमींदारी इन योर लैंग्वेज, बताओ तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। पहली बार सुन रहे हो उस टर्म को, नहीं ना, देन यस इवेंट, तुम बताओ पहले अपनी मीनिंग बताओ, मुझे गूगल की मीनिंग नहीं चाहिए, डोंट वरी। जमींदार लोग कौन होते थे, एक जमीन पे, वेरी गुड, ठीक है भाई। जमींदारी में क्या होता था कि द एंटायर विलेजेस, नॉट जस्ट विलेज, ऐसे ऐसे जमींदार थे इंडिया में, दोज हु वर द ओनर्स ऑफ 5000 विलेजेस, 5000 विलेजेस के ओनर होते थे। एक नाम सुना होगा, बिहार में एक प्लेस दरभंगा, सुने ना दरभंगा, दरभंगा जो थे आपके जमींदार, उनके पास थे 8000 गांव, ठीक है।
जो वाराणसी के जो जमींदार थे, ठीक है, जो आगे चल के वहां के किंग डिक्लेयर हुए, ही वॉज हैविंग जमींदारी ऑफ 4,000 विलेजेस इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ये जमींदारी होती थी, ठीक है। अब हुआ क्या, गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं भाई, जमींदार तो एक्सप्लॉइट करता है, एक्चुअल में उस खेत पे काम कौन कर रहा है, पीजेंट, जो ग्रो भी कर रहा है, और उसको एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, जमींदार। अब गवर्नमेंट ने बोला यार जमीन उसकी होगी जो एक्चुअल में उसमें मेहनत करता है जाके। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया पता है, लैंड सीलिंग स्टार्ट किया। क्या स्टार्ट किया, लैंड सीलिंग। जब हमने फंडामेंटल राइट पढ़ा था 31A, 31B और 31C, तब डिस्कस किया था इसके बारे में, राइट। तो जब लैंड सीलिंग स्टार्ट हुआ ना, ठीक है, तो उस टाइम पर बात ऐसी आई कि गवर्नमेंट ने क्या बोला, देखो तुम जमींदार हो और तुम्हारे पास 1000 एकड़ ऑफ लैंड है, गवर्नमेंट ने क्या इंपोज कर दिया पता है, अपर लिमिट, कि एनी इंडिविजुअल और एनी फैमिली कैन ओन अप टू 30 एकर्स ओनली। कितना ओनली, 30 एकर्स। मतलब रिमेनिंग 970 एकर्स की जमीन की जो ओनरशिप है वो अब आपके पास रहने वाली नहीं है, ठीक है। तो गवर्नमेंट करती क्या थी पता है, उस 970 एकड़ जमीन को लेके जो लोग एक्चुअल में उस जमींदार के अंडर पहले फार्मिंग किया करते थे, एक तो जमीन उनको डिस्ट्रीब्यूट करती थी, ठीक है, और कुछ जो जमीनें डिस्ट्रीब्यूट करती थी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों को, ठीक है। तो होता क्या था पता है, कि जब भी गवर्नमेंट ऐसा काम करे, एक्टिविटी करने जाए, ये जमींदार लोग कोर्ट पे पहुंच जाए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, क्या बोल के, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है हमारा, फंडामेंटल राइट, ठीक है। और गवर्नमेंट को लिटरली बहुत करना पड़ा स्ट्रगल शुरुआत के 30 साल में इस लैंड सीलिंग को, लैंड रिफॉर्म को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जब यह समझ में आया कि यार इस प्रोविजन का यूज कम और मिसयूज ज्यादा हुआ, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या किया, 44th अमेंडमेंट एक्ट आया 1978 में, और उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं। समझ में आया, सीधा रूट कॉज पे अटैक किया गवर्नमेंट ने, और राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से बाहर निकाल के क्या बना दिया, लीगल राइट। समझ में आया, दैट मीन्स विच इज नॉट 100% गारंटीड, विच इज नॉट 100% गारंटीड। अब क्लैरिटी आई कि ऐसे एरर्स की पॉसिबिलिटी थी, ऐसे एरर्स हुए भी, ठीक है, तो उसको एक रिफॉर्म करने का स्कोप छोड़ा उन लोगों ने, ठीक है। तो वो इसलिए था बिकॉज भाई उनका अपना वो एटीट्यूड था, राइट। और सीधी सी बात है, देखो उनको ये चीज भी पता थी कि गवर्नमेंट सबसे पावरफुल ऑर्गन होती है, सबसे पावरफुल ऑर्गन होती है। भाई कल को लोगों को सप्रेस करके गवर्नमेंट कुछ क्या स्टार्ट करना कर दे उसके अंदर, मन मुताबिक चेंजेस, तो इवन उसकी पावर कंट्रोल में रहे, उसके लिए भी अमेंडमेंट्स का जो प्रोसीजर है ऐसा बनाया गया कि ये सिचुएशन आने ही ना पाए, कि जहां एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट अपनी पावर का मैसिव मिसयूज करे। और हुआ भी था मिसयूज, लाइक ड्यूरिंग इंदिरा गांधी टाइम, एक सुना होगा कौन सा अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। पता है एक अमेंडमेंट के अंदर संविधान के अंदर 53 चेंजेस किए गए, 53 चेंजेस, ठीक है। तो इमेजिन करो कितना मैसिव चेंज था। पता है इस अमेंडमेंट का तो नाम भी है, इसको हम बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इतने चेंजेस कर दिए थे, बट रिमेंबर फिर हुआ क्या, जैसी इंदिरा गांधी हटी पावर से, फिर कौन सा अमेंडमेंट आ गया, 44th, और फिर उस अमेंडमेंट के थ्रू गवर्नमेंट ने जो कुछ भी मनमाने चेंजेस किए थे उन्हें किया गया कैंसल आउट। नॉट ऑल, बट जो लगा कि हाँ ये एंटी डेमोक्रेटिक है उनको हटाया गया। फिर तो अमेंडमेंट से ये पावर हो गई कि ठीक है एक जन ने मिसयूज किया तो दूसरे ने उसके ही थ्रू वापस से क्या इंट्रोड्यूस किया, रिफॉर्म्स को, ठीक है। तो इसीलिए अमेंडमेंट का दिया हुआ है वहां प्रोसीजर, ठीक है। अब आते हैं कि आखिरकार ये अमेंडमेंट का प्रोसीजर काम करता कैसे है। रिमेंबर जब भी हम बात करेंगे इन आर कंट्री, ठीक है, अमेंडमेंट के नॉर्मली 3 टाइप्स है। कितने टाइप्स है, 3 टाइप्स, ठीक है। अब ये 3 टाइप्स है वो एग्जैक्टली कौन कौन से हैं,
ठीक है, 3 टाइप होने वाले हैं। देखो इस 3 टाइप में भी क्या है, 2 कैटेगरीज है। कितना है, 2 कैटेगरीज। एक वो है कि जहां ये बोला हुआ है कि अमेंडमेंट्स विच कम्स अंडर आर्टिकल 368, ठीक है, और अमेंडमेंट विच इज आउट ऑफ आर्टिकल 368। अब ये लॉजिक क्या है पता, देखो हमने क्या बोला, हमने अपनी कंट्री में फ्लेक्सिबल और रिजिड दोनों ही अडॉप्ट किए मेथड, ठीक है। अब ये फ्लेक्सिबल और रिजिड को समझते हैं, क्या किया हमने, क्या बोला कि अगर संविधान में कोई छोटी मोटी बात चेंज करनी है, जो रूटीन मैटर है, जो क्या है, रूटीन मैटर, रूटीन मैटर और सीरियस मैटर में डिफरेंस कैसे होगा समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एग्जाम्पल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मैं कल को ये बोलूं कि भाई सुप्रीम कोर्ट की पावर ही कम कर दो, पावर ही कम कर दो, और मैं एक बात ये बोलूं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस बैठेंगे। अब मुझे बताओ इसमें से कौन सा होगा रूटीन, कौन सा होगा क्रूशियल मैटर। रूटीन कौन सा होगा, नंबर ऑफ जजेस, और कौन सा होगा क्रूशियल, दिस पावर। देखा हमने खुद जज करे इस चीज को आराम से। तो ये बोला हुआ कि यार ऐसे रूटीन चेंजेस के लिए ना प्रोसेस शुड बी व्हाट, सिंपल। अब हर छोटी चीज के लिए टाइम लगाओगे वो भी ठीक नहीं है, राइट भाई। वो चीज जहां पे सिंपली हाँ भाई बढ़ा दो नंबर ऑफ जजेस, हमको रिक्वायरमेंट है, अब उसमें कोई बहुत बड़ा डिस्कशन नहीं चाहिए। तो रूटीन मैटर्स के लिए जो आया स्टाइल ऑफ मेजॉरिटी, उसे क्या बोला गया, सिंपल मेजॉरिटी। क्या बोला गया, सिंपल मेजॉरिटी। रिमेंबर, तो जैसे एक बिल पास होता है और लॉ बनता है, सेम सिंपल मेजॉरिटी से भी अमेंडमेंट पास होते हैं। किन मैटर्स पे, ऑन दी रूटीन मैटर्स पे। समझ में आया। और ऐसे अमेंडमेंट्स इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 368, ठीक है। अब एग्जांपल बताओ सर रूटीन मैटर्स का, एक तो ये लो कौन सा वाला, नंबर ऑफ जजेस। एक और आता है चीज, याद है हमने डिस्कस किया था आर्टिकल 3 के बारे में। आर्टिकल 3 याद आ रहा है कुछ, प्रीवियस चैप्टर में ही था जब डिस्कस किया था फेडरलिज्म को। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3, तीनों बात की थी हम लोगों ने। क्या था, बताओ भाई। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 क्या था, याद करो जरा, टेक 1 मिनट्स टाइम एंड रिकॉल क्या था वो। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, इनमें से अगर कोई भी एक आर्टिकल तुम्हें याद आया, रेज योर हैंड। टेक 1 मिनट टाइम, थिंक अबाउट इट। कोई बुक या मोबाइल यूज नहीं करेगा। 1, 2, 3 में से कोई भी एक आएगा, रेज योर हैंड। ओके, एक जन को आया, बाकी लोग सोचो। आया कुछ इवेंट्स, एक भी नहीं। अच्छा कुछ रफली आइडिया कि किसके रिगार्डिंग था 1, 2, 3, किसके रिगार्डिंग था। अक्षय, हाँ ठीक है। आर्टिकल 2, 3,
कौन चेंज कर सकता है? पार्लियामेंट, राइट। तो आर्टिकल 3 का जो प्रोविजन था कि स्टेट का चाहे नाम हो, स्टेट की चाहे बाउंड्रीज हो, या स्टेट का चाहे अपना टेरिटरी हो, ये सब अल्टीमेटली चेंज कौन कर सकता है? पार्लियामेंट, ठीक है। और वो चेंज जब होगा, ठीक है, तो वो भी अल्टीमेटली एक अमेंडमेंट ही है, बट वो अमेंडमेंट किस मेजोरिटी से होगा? सिंपल मेजोरिटी से। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाए, द नेम ऑफ द स्टेट्स चेंज थ्रू आर्टिकल 368, करेक्ट और इनकरेक्ट? The name of the states can be changed by parliament under article 368, correct or incorrect statement? इनकरेक्ट ना। अभी हमने क्या पढ़ा भाई? इट इज विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाली कोई भी चीज कहां नहीं आती है? आर्टिकल 368 के अंदर। समझा इतना पार्ट पहले? ठीक है, एक काम करो, तुम सब रिवाइज करोगे नहीं घर पे जाके। कम टू दिस चैप्टर फेडरलिज्म, अपने बुक में फेडरलिज्म, फटाफट, इतना आराम आराम से नहीं। आ गए? फर्स्ट पेज उस चैप्टर के, ठीक है। टेक 10 मिनट्स एंड रिवाइज क्विकली। क्विकली रिवाइज करने बोल रहा हूं मैं, मतलब 10 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर चाहिए मुझे। तो टाइम स्टार्ट्स नाउ।
4 minutes. Last minute. टाइम अप. स्टॉप. हुआ? जो तुम तो एब्सेंट थे, बाकी लोग हुआ? थोड़ा बहुत. ये होता है कि जब आप क्लास के बाद रिवाइज नहीं करते हो. अदरवाइज जो चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, ठीक है, और वो चीज पॉइंटर्स फॉर्मेट में है. इट इज नॉट अ बुक. अगर बुक होता तो भाई वहां पैराग्राफ होते. पॉइंटर्स फॉर्म में होने के बावजूद भी हम 10 मिनट में उस चैप्टर को समअप नहीं कर पा रहे, जिसको हमने बस अगले या लास्ट क्लास जो हुई थी पढ़ी थी वहीं पे. ये सिर्फ एग्जाम्पल था कि वाई रिविजन इज मस्ट. ठीक है. इमेजिन करो ना, अभी तुम्हारे पास एग्जाम नजदीक जितना आएगा, ठीक है, और तुम एक चैप्टर पे 2 घंटे लगाओगे पढ़ने के लिए, और 60 चैप्टर्स अगर उस बुक के अंदर हैं, 120 आवर्स.
Whereas अगर तुमने रिवाइज किया हुआ है उसको मल्टीपल टाइम्स पहले ही, रिमेंबर दैट टाइम विल रिड्यूस टू 15 to 20 मिनट्स पर चैप्टर। मतलब तुम्हारी एफिशिएंसी 3 टाइम्स बढ़ जाती है एट द एंड मोमेंट, जब तुमने स्टार्टिंग से ही क्या किए होते हैं, रिविजन्स। ठीक है, बहुत लोग तो ये भी करते हैं कि लास्ट 1 वीक के अंदर बिफोर द प्रीलिम्स दे रिवाइज एवरीथिंग, दे रिवाइज एवरीथिंग, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। लेकिन वो कब पॉसिबल होगा, जब पहले ही 3-4 बार रिवाइज करके रखा हो, कम से कम। जितना रिवाइज करोगे इतना इट इज गुड फॉर यू, रिमेंबर दिस थिंग पहले तो। ठीक है, दूसरा, जितना अभी एफर्ट लगाओगे बाद में एफर्ट्स कम रहेंगे। ठीक है, बाद में चीजें इतनी स्मूथली जाएंगी कि फिर तुमको दिक्कत ही नहीं आएगी सब्जेक्ट को पढ़ने में। दैट टाइम यू कैन यूज फॉर करंट अफेयर्स, फॉर मॉक टेस्ट, फॉर आंसर राइटिंग। मालूम पड़ा तुम तब भी स्ट्रगल कर रहे हो कंटेंट को लेके। कंटेंट कौन सा, बेसिक वाला, राइट? तो इट इज योर फर्स्ट स्टेज। जब तक ये स्ट्रांग नहीं होगा, फॉरगेट अबाउट एवरी अदर थिंग। मैं कह रहा हूं ना, तुमको मैं टेस्ट दे दूं तुम्हारे बिना रिवीजन के, किसी काम का है टेस्ट? नहीं। यू कैन नॉट प्रैक्टिस विदाउट नॉलेज। तो तुम्हारा जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट स्टेप जो तुम लेते हो, ठीक है, कॉन्क्रीट और होना चाहिए सॉलिड, राइट? कि जो भी हो रहा है उसको इतनी बार पढ़ लो सो दैट यू कैन थिंक ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड स्टेज, गिविंग टेस्ट पेपर्स, पहले हाफ लेंथ फिर फुल लेंथ टेस्ट, तब पॉसिबल होगा ना वो। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वो एग्जांपल था जो तो तुम्हारे लिए था कि रिवीजन क्यों जरूरी है। ठीक है, चलो अब जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि आर्टिकल 3 क्या था वो पढ़ा हम लोगों ने। ठीक है, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर विच मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। तो सिंपल मेजॉरिटी सिंपली मीन्स व्हाट? चलो मानते हैं, ठीक है, कि महाराष्ट्र और विदर्भ, ठीक है, एक तो ये केस ले सकते हो तुम यहां पे, या तो ये समझते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ कितने जजेस? 34, 33 जजेस एंड 1 CJI, राइट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये मान लो कल गवर्नमेंट का इसको चाहती है कितना करना? 40। तो चाहे ये वाला मैटर हो या फिर ये वाला मैटर हो, अब इसमें जो पार्लियामेंट्री वोट की रिक्वायरमेंट होगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, नाम भी क्या पड़ा है इसलिए, सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल प्रोसेस क्या है? ये मानते कि ये बिल पहले कहां गया? इनटू लोकसभा। ठीक है, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं टोटल? 543। ठीक है, बट ये मानते हैं जिस दिन ये वोटिंग होने आया उस दिन, ठीक है, सिर्फ कितने मेंबर्स थे प्रेजेंट? 200। ठीक है, और 200 में सिर्फ कितना वोट चाहिए इनको? इमेजिन करो मेंबर्स कितने हैं और सिर्फ कितने वोट में काम बन सकता है। ठीक है, यही क्या है आपका सिंपल मेजॉरिटी। यहां कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कितने मेंबर्स उस दिन होने चाहिए प्रेजेंट, कितने मेंबर्स का वोट चाहिए जो उन प्रेजेंट्स में से वोटिंग कर रहे हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं आती है। ठीक है, हाँ देखो, पार्लियामेंट के अंदर एक रिक्वायरमेंट होती है कि किसी भी दिन का प्रोसीडिंग शुरू करने के लिए एटलीस्ट 10% ऑफ मेंबर्स होने चाहिए प्रेजेंट। कितना? 10% ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट। बस ये क्राइटेरिया है, बाकी उसके अलावा कोई और क्राइटेरिया है ही नहीं सिंपल मेजॉरिटी के लिए। मैं कहता हूं 200 छोड़ो, अगर ये 150 मेंबर्स भी होते ना यहां पे, तो 76 वोट्स लाके बिल तब भी पास हो गया होता। इतना इजीएस्ट है, इतना सिंपल है। ठीक है, अब ये कहा जाएगा फर्दर इनटू राज्यसभा। ठीक है भाई, वहां आपके 245 मेंबर्स है और ये मानते हैं कि उस दिन सिर्फ कितने मेंबर्स आए हुए हैं? 100। इमेजिन करो सिर्फ 51 मेंबर्स के सपोर्ट से वो बिल पास हो जाएगा। ये होता है सिंपल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट? सिंपल मेजॉरिटी वाला। ठीक है, और रिमेंबर इंडिया में लॉज भी ऐसे ही बनते हैं ना, बिल पे जब वोटिंग होती है तो सेम क्राइटेरिया उनके लिए भी यही है, कोई फिक्स नंबर नहीं चाहिए वहां पे। ठीक है, तो सिंपल मेजॉरिटी का जो प्रोसेस है, इट इज जस्ट लाइक अ पासिंग एनी ऑर्डिनरी बिल। पासिंग एनी व्हाट? ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल मेजॉरिटी, जो देखने में खुद क्या है, सिंपल ही है। अब आते हैं वो एक्चुअल अमेंडमेंट्स, ठीक है, जो कहां दिए हुए हैं? आर्टिकल 368 के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों ही अमेंडमेंट्स के सिस्टम्स को हम क्या बोलते हैं पता है? विच मेजॉरिटी?
अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, तो सर दोनों स्पेशल है, यस, कुछ फर्क है, बात करेंगे उसकी। ठीक है, अब थोड़ा सा यहां पे एक टर्म को इसको थोड़ा ठीक कर लो, इवन इन योर नोट्स ऑल्सो है, ये नोट्स में डायग्राम द सीट नहीं है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको बस यही भी ध्यान रखो, इट इज योर स्पेशल, बिकॉज इसके बाद इसका दिया हुआ है ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो स्पेशल मेजॉरिटी दोनों ही है, बट डिफरेंस क्या है बताए? स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 में, ठीक है, सिर्फ कौन वोट करता है? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस। टाइप 2 में पार्लियामेंट तो वोटिंग करेगा ही करेगा, स्टेट्स की विधानसभा भी वोट करती है उस अमेंडमेंट बिल के ऊपर। कौन? स्टेट्स की विधानसभा। कब करेंगी, कैसे करेंगी, क्या क्राइटेरिया है, बात करेंगे उसकी। ठीक है, तो 1 बाय 1 देखते सबके बारे में। तो सिंपल मेजॉरिटी की जस्ट हमने बात कर ली ऑलरेडी। ठीक है, अब एक चीज और याद रखना कि हमेशा जो अमेंडमेंट होगा, चाहे वो कौन से भी मेजॉरिटी वाला हो, सिंपल मेजॉरिटी या स्पेशल मेजॉरिटी, वो इनिशिएट सिर्फ और सिर्फ कहां पर हो सकता है? पार्लियामेंट के अंदर। कहां पर हो सकता है? सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर। स्टेट की विधानसभा में इनिशिएट कभी नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनिशिएट? स्टार्ट। ठीक है, बिकॉज सी हमने यहां डिस्कस किया ना रोल ऑफ विधानसभा के बारे में, बट वहां पे क्या था? पहले वो कहां पास होगा, मतलब कहां हुआ इनिशिएट? पार्लियामेंट के अंदर। बाद में कहां पे जाएगा? स्टेट्स की विधानसभा के पास। ठीक है, तो वो डिफरेंस है कि मतलब ये बोलना कि अमेंडमेंट्स के अंदर स्टेट्स का 0% से है या 0% स्टेक है, ऐसा नहीं होता। स्टेट्स का से होता है, स्टेट का अपना वॉइस होता है इन द अमेंडमेंट्स, राइट? बट स्टेट्स कभी भी इनिशिएट नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? समझा बात? ठीक है, देखो यहां पे दिया हुआ है, राइट? तो अब आते हैं कि आखिरकार ये स्पेशल मेजॉरिटी काम करता कैसे है। सी, अब जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, पहले हम बात करेंगे स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1। ठीक है, टाइप 1 में क्या था? देखो जो डिस्कस किया था हम लोगों ने, वो सारे मैटर्स जो क्या है, हाईली क्रूशियल 1। क्रूशियल मैटर्स में क्या क्या आ सकता है, याद है? फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, ये दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्रूशियल मैटर्स हैं। ठीक है, अब अगर इनमें कुछ चेंजेस करना है, और चेंजेस हुए भी हैं, याद है 44th अमेंडमेंट एक्ट की राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट रहा ही नहीं। जब वो अमेंडमेंट हुआ होगा तो उसमें कौन सी अप्लाई हुई मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। नाउ ये किस टर्म्स में, किस कॉन्टेक्स्ट में स्पेशल है, उसको समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि ये मानते हैं कि लेट्स गो बैक टू 1978, लेट्स गो बैक टू 1978 जाते। ठीक है, और ये समझते कि उस टाइम पे गवर्नमेंट क्या लाने वाली है? अमेंडमेंट का बिल। किसके लिए? राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव करने के लिए। ठीक है, अब अगर ऐसा कोई बिल आएगा, पहले कहां जाएगा? चाहे वो लोकसभा में जाए या फिर कहां जाए? इनटू राज्यसभा। ऐसा कोई इसके ऊपर एज सच स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन नहीं है। याद है मनी बिल, जब हमने बात की थी, तो मनी बिल स्टार्टिंग कहां से होती है उसकी? हमेशा लोकसभा से। इवन दोस्त फाइनेंशियल बिल्स की हमने बात की थी वहां पे, तो उसमें एक बिल ऐसा था जो स्टार्ट कहां से होगा? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा से, और फिर बाद में कहां जाएगा? ठीक है, बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ अमेंडमेंट बिल्स, इट कैन बी इनिशिएटेड इन ईदर ऑफ द हाउस, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा। इतनी बात क्लियर? पहली चीज। ठीक है, चलो भाई, अब इसके आगे अब वोटिंग होगा। ठीक है, चलो मानते हैं कि पहला ये बिल कहां गया? इन द हाउस ऑफ राज्यसभा, बिकॉज इट कैन बी इन ईदर ऑफ द हाउस ना। ठीक है, अब मानते हैं कि वहां कितने मेंबर्स हैं? 245। ठीक है, यहां पे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि जिस भी दिन स्पेशल मेजॉरिटी वाले किसी अमेंडमेंट पे वोटिंग होना होगा, उस दिन टोटल मेंबरशिप का एटलीस्ट
50% प्लस 1 लोग प्रेजेंट होने चाहिए उस दिन हाउस के अंदर। मतलब 245 का मान लो हाफ, कितना 245 का हाफ, ठीक है। तो ये लगभग आता है, कितना नंबर आता है 123। मतलब राज्यसभा के अंदर वो बिल तभी डिस्कस और तभी वोटिंग होगी जब उस दिन कितने लोग कम से कम आए होंगे 123। मिनिमम क्राइटेरिया है 123 से ऊपर ही चाहिए। समझ में आया, ठीक है। सो प्रेजेंटी के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया 50% प्लस 1, ठीक है। चलो भाई, अब वोटिंग स्टार्ट होगी। अब क्या स्टार्ट होगी, वोटिंग, ठीक है। वोटिंग में रिक्वायरमेंट यह है कि जितने भी लोग प्रेजेंट हैं, जितने भी लोग क्या है उस दिन प्रेजेंट, लेट्स अज्यूम कि उस दिन कितने लोग हुए प्रेजेंट 150, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो क्राइटेरिया फुलफिल तो हो गया भाई। कितना रिक्वायरमेंट था 123 का, लेकिन आ कितने लोग गए 150, ठीक है, सेटिस्फाइड। लेट्स गो फॉर वोटिंग। अब जब वोटिंग होगा तो वोटिंग में पता क्या चाहिए कि जितने भी लोग उस दिन वोट कर रहे हैं उनमें से 2/3 वोट्स इन सपोर्ट, 2/3 वोट्स इन सपोर्ट, ठीक है। तो भाई अब ये 150 में एटलीस्ट अगर 100 लोग हां बोलेंगे कि हां राइट टू प्रॉपर्टी शुड नॉट बी फंडामेंटल राइट, तब कहीं जाके वो बिल एक्सेप्ट होगा, तब कहीं जाके वो अमेंडमेंट एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया, ठीक है। सो फॉर प्रेजेंटी क्राइटेरिया वाज हाउ मच 50% प्लस 1, एंड फॉर वोटिंग प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3, प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। समझ में आया, क्लियर है पूरी बात, ठीक है। चलो माना कि यार उस दिन इतने लोग तो आ गए थे, ठीक है, बट 100 लोगों ने सपोर्ट नहीं किया उस बिल को, तो वो अमेंडमेंट वहीं फेल हो जाएगा। क्या होगा वहीं पे, वो फेल्ड, बिकॉज क्राइटेरिया क्या था, जितने भी प्रेजेंट एंड वोटिंग है कितना चाहिए उनका 2/3 सपोर्ट चाहिए, तब कहीं जाके वो अमेंडमेंट बिल पास होगा, ठीक है। तो चलो भाई पहले पास हो गया कहां पे, इन द हाउस ऑफ राज्यसभा। अब ये कहां जाएगा, दूसरे हाउस में, दैट इज योर लोकसभा, ठीक है। अब वहां कितने मेंबर्स हैं 543, ठीक है, और वहां पे 50% प्लस 1, अगेन सेम क्राइटेरिया वहां भी करना पड़ेगा फुलफिल, कि प्रेजेंट कितने होने चाहिए 50% प्लस 1, विच इज रफली अराउंड 273, रफली अराउंड 273, ठीक है। ये मिनिमम मेंबर्स होने चाहिए। चलो माना कितने लोग आ गए उस दिन 300, ठीक है। तो अगर इतने लोग प्रेजेंट हैं तो वोटिंग में कितना चाहिए होगा इनका 2/3 सपोर्ट, मतलब एटलीस्ट जितने लोग आए हैं उसमें से इतने मेंबर्स उस बिल के सपोर्ट में वोट करने चाहिए। जब ये दोनों हाउस से पास होगा विद दिस काइंड ऑफ मेजॉरिटी, तब कहीं जाके वो अमेंडमेंट का प्रोसेस आगे बढ़ेगा। इज इट क्लियर, क्लैरिटी मिली इसके रिगार्डिंग? आप कंफ्यूजन क्यों इतना, कुछ डाउट है इसमें, पूछो, कुछ डाउट है तो क्या है, फिर कंफ्यूज लग रहे हो, किसका? अच्छा बात कर रही है, ठीक है, डन। तो ये दोनों स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, फिर ये साइन होने किसके पास जाएगा, इन फ्रंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को इसको अप्रूव करना ही पड़ेगा। याद है डिस्कस किया था हम लोगों ने कि बहुत बार प्रेसिडेंट उस बिल को वापस कहां भेज सकता है, लोकसभा राज्यसभा के पास, फॉर रिकंसिडरेशन, एक बार के लिए, किसको, नॉर्मल बिल्स को, लेकिन अमेंडमेंट वाले बिल्स को दे कैन नॉट सेंड फॉर रिकंसिडरेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये बताओ मुझे कि अमेंडमेंट कहां पास हो गया था, राज्यसभा में, और लेट से ये लोकसभा में पास अगर नहीं हो पाता तो क्या इसके लिए ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती 6 मंथ्स के बाद, यस और नो? बिकॉज डिस्कस किया था हम लोगों ने, जब दो हाउस में जब नहीं बनता है बातचीत तो उसको हम डेडलॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम, डेडलॉक। तो ये बताओ अगर अमेंडमेंट के रिगार्डिंग डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट होगा
तो क्या उसके लिए प्रेसिडेंट दोनों हाउसेस की ज्वाइंट सिटिंग बुलाएगा या नहीं? गिव मी योर आंसर. पढ़ाया था मैंने, इसलिए पूछ रहा हूं. मैंने ज्वाइंट सिटिंग पढ़ाया है इन द लेजिस्लेचर चैप्टर. तुम थी उसमें ना? तब बताओ फिर. बाद में कवर नहीं किया, कैसे कवर नहीं किया बाद में? यस अक्षय, हाँ या नहीं? नहीं पॉसिबल है. ठीक है, क्या लगता है? हाँ, क्यों, कहां से हाँ आया भाई? उस टाइम पे डिस्कस किया था हम लोगों ने, एक तो मनी बिल और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. इन दोनों के लिए ज्वाइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती. याद है? टाइप डिस्कस किया था हमने, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल्स, मनी बिल्स एंड योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स. तब डिस्कस किया था हमने इस पॉइंट को. कौन सा वाला? ज्वाइंट सिटिंग वाला. तो ज्वाइंट सिटिंग नहीं पॉसिबल है. ठीक है, किस केस में? इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में. इज इट क्लियर? ठीक है, चलो अब टाइप 2 की बात करते हैं. हमने क्या कहा था? स्पेशल मेजॉरिटी में कितने टाइप्स है अपने पास? 2 टाइप्स है. ठीक है, तो टाइप 1 डिस्कस कर लिया हम लोगों ने. अब टाइप 2 में क्या होता है पता है? टाइप 2 ऐसे क्रूशियल मैटर्स के लिए है जिसमें क्वेश्चन किसका इन्वॉल्व होता है? द क्वेश्चन ऑफ फेडरलिज्म. मीन्स व्हाट? If I say question of federalism means what? बताओ, लास्ट चैप्टर ही हुआ है, क्या हो सकता है इसका मीनिंग? क्या होगा अक्षय? वेरी गुड. ठीक है भाई, अगर कल को, ठीक है, गवर्नमेंट बोले इन द सेंटर कि जो स्टेट्स के पास पावर्स है, अब वो पावर्स हम अपने हाथ में ले लेंगे. पता अथॉरिटी थी वो वाली, याद है कि राज्यसभा के अंदर से ऐसा बिल पास करके 1 साल के लिए आप अपने पास पावर ले सकते थे. बट मैं बोलता हूं कि यार सेंटर को वो पूरी पावर लेनी है अपने पास. ठीक है, तो वो क्या होगा? मैटर ऑफ फेडरलिज्म. ठीक है, मतलब ये मान लो वो सारे मैटर्स जिसमें किसका इंटरेस्ट जुड़ा हुआ हो, स्टेट्स का, वो क्या क्या होंगे? क्रूशियल मैटर्स ऑफ फेडरलिज्म. और ऐसे किसी भी मैटर में चेंजेस करने के लिए टाइप 2 वाला जो अमेंडमेंट है वो एप्लीकेबल होगा. टाइप 2 में क्या होगा? अगेन वो बिल कहां पर आएगा? स्टार्टिंग में पार्लियामेंट के अंदर ही आएगा. ठीक है, और दोनों हाउसेस से पास होगा विथ विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी ओनली. सेम मेथड, 50% प्रेजेंटी एंड 2/3 of those who are present and voting. My point is clear? ठीक है, अब यहां पर एक बार वो जब यहां से पास हो गया, अब ये चीज किसके पास जाएगी? जितनी भी इंडिया में स्टेट्स हैं, सारे स्टेट्स के पास वो बिल जाएगा. क्यों? बिकॉज उस बिल में किसकी पावर कम हो रही थी? स्टेट्स की ना. ठीक है, तो वो बिल भी अल्टीमेटली जब अमेंड होने से पहले कहां जाएगा? हर स्टेट के पास जाएगा. कितने स्टेट्स हैं इंडिया में इस समय? हाउ मेनी स्टेट्स? 28, 29, 30, 29, 28, 28 इट इज. 29 था पहले, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर यूटी बन गया तो हम 28 वापस आ गए. ठीक है, तो 28 स्टेट्स की जो विधानसभा सबके पास जाएगा, वो सबके पास. ठीक है, अब इन 28 में से एटलीस्ट कितने अगर एग्री कर जाएं? हाफ ऑफ द स्टेट्स. हाफ ऑफ द स्टेट्स अगर उस पर एग्री कर जाएं, तब वो अमेंडमेंट क्या होगा? एप्लीकेबल. तब क्या होगा अमेंडमेंट? वो एप्लीकेबल. ठीक है, एग्जाम्पल जीएसटी. एग्जाम्पल जीएसटी, गुड्स एंड
सर्विसेज टैक्स। भाई वो किस प्रिंसिपल पे आया था? वन नेशन वन टैक्सेशन। ठीक है, ऐसा था कि भाई देखो संविधान के अंदर ऑलरेडी इवन डिस्कस किया भी था हमने लास्ट टाइम पे, स्टेट के पास भी अपने टैक्स के पावर्स है और सेंटर के पास भी है। बट इंडिया में जब इकोनॉमिक इश्यूज आए तो व्हाट गवर्नमेंट डिसाइडेड कि जो हर स्टेट अपना अलग अलग टैक्स डिसाइड करता है ना, उससे बड़ी दिक्कत आती है किसको? बिजनेसमैन को। तो लेट्स मेक इट क्या, पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म रेट, एक यूनिफॉर्म रेट। ठीक है, तो इसमें होना क्या था कि संविधान में जो हर एक स्टेट को पावर दी गई थी उसको हम चेंज करने वाले इन फॉर्म ऑफ जीएसटी। तो इवन जीएसटी को भी पास होने के लिए टाइप 2 वाला स्पेशल मेजॉरिटी बिल लाना पड़ा था, जो पहले कहां से पास हुआ? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से। बाय विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी? स्पेशल मेजॉरिटी। और फिर ये गया 28 स्टेट्स के पास। उस टाइम 29 स्टेट्स थे, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर वॉज स्टेट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो उन 29 में से एटलीस्ट हाफ जो स्टेट्स है उनका अप्रूवल चाहिए था, एंड जीएसटी गॉट अप्रूवल ऑफ 15 स्टेट्स। तो 29 का हाफ तो कितना होता है? 14 एंड हाफ। बट जीएसटी गॉट 15 का अप्रूवल, तो हो गया वो एप्लीकेबल। समझ में आया ना? व्हाट डू यू थिंक कि जो स्टेट्स अपना अप्रूवल देते हैं, ये अप्रूवल किस फॉर्म में होता है? क्या सिर्फ सीएम ने हाँ बोल दिया और काम हो जाएगा क्या? फिर वो बिल जाएगा उस स्टेट की विधानसभा के अंदर। ठीक है, और विधानसभा के अंदर वोटिंग होगा उसके ऊपर। बट रिमेंबर, वहां जो वोटिंग होगी वो कौन सी वाली होगी? सिंपल मेजॉरिटी वाली। समझ में आया? मतलब स्पेशल मेजॉरिटी वाला जो टैग है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट बिल, इट इज ओनली लिमिटेड टू द पार्लियामेंट। जब ये बिल स्टेट के पास जाता है अमेंड होने के लिए इन टाइप 2, ठीक है, तो स्टेट्स को वो बिल अपनी विधानसभा के अंदर पास करना होता है विच काइंड ऑफ मेजॉरिटी? सिंपल मेजॉरिटी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये था हमारा ऑल 3 टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स। सिंपल मेजॉरिटी की बात की हम लोगों ने बात की स्पेशल मेजॉरिटी टाइप 1 एंड टाइप 2। ठीक है, तो ये आपका कौन सा था? टाइप 2 था, जो डिस्कस किया हमने अभी। नाउ फॉर एग्जांपल, अगर कोई जीएसटी का बिल है, ठीक है, अब जो जीएसटी का बिल था, इमेजिन करो 14 स्टेट्स अपोज में थे। कितने स्टेट्स? 14। बट 15 हाँ बोल दिया ना उस टाइम पे। मतलब जैसे वो हाफ का क्राइटेरिया पूरा हुआ, पार्लियामेंट सीधा बिल किसको रेफर करवा देगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, कि सर अब आप साइन करो, अप्रूव करवा लो। क्यों? बिकॉज मिनिमम थ्रेशोल्ड हमने अचीव कर लिया है। समझा इतना पॉइंट? ठीक है, तो इस तरीके से हमारे यहां पे ये चीज इंश्योर की गई है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मैटर, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द मैटर ही डिसाइड हो कि उसके अमेंडमेंट का प्रोसीजर क्या होगा। अब समझ में आया? फ्लेक्सिबल एंड रिजिड। ठीक है, कि हम सिंपल वाले फ्लेक्सिबल भी हैं और हम स्पेशल मेजॉरिटी वाले रिजिड भी हैं। तो दैट इज हाउ हम दोनों पाथ फॉलो करते हैं। समझा? ठीक है, तो ये हुआ आपका तीनों टाइप ऑफ अमेंडमेंट्स। इसमें अभी तक कहीं भी कोई डाउट? यस और नो? सोच लो एक बार पहले, कहीं कोई डाउट है? यस है डाउट? पक्का? बाकी लोग? नो? हाँ, जीएसटी में भी ये पेट्रोलियम और लीवर के आते हैं, तो उनको जीएसटी में ऐड करने के लिए कौन सा? देखो, एक बॉडी बनाई गई है, कौन सी? ये लोग करेंगे डिसाइड, बिकॉज उस अमेंडमेंट के थ्रू क्या हुआ ना, ठीक है, उस अमेंडमेंट के थ्रू वो पावर किसको दे दी गई? जीएसटी काउंसिल को, कि इन फ्यूचर अगर किसी भी नए प्रोडक्ट को लाना हो जीएसटी के एम्बिट के अंदर, तो वो काम कौन करेगा? जीएसटी काउंसिल। ठीक है, क्योंकि जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जिसमें सेंटर के लोग भी होते हैं और स्टेट्स के लोग भी होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल के अंदर वो बात जो भी होती है, इट इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड कंसेंसस विद द स्टेट्स। तो इसलिए वो पावर किसको दी गई? जीएसटी काउंसिल दी गई है वहां पे,
क्लियर हुआ? कुछ डाउट? पक्का? तो बाद में जवाब तुम्हारे क्यों नहीं आते? आर्टिकल 1 2 3 गायब दिमाग से पूरा। चलो ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया हुआ है रिगार्डिंग टू योर स्पेशल मेजॉरिटी क्या है, कैसा है, राइट। अब आती है बात कि क्या प्रेसिडेंट, ठीक है, इन बिल्स को भेज सकते हैं फॉर व्हाट? फॉर रिकंसिडरेशन, यस और नो? क्या बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स को प्रेसिडेंट वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं क्या? फॉर रिकंसिडरेशन, यस और नो? नो ना, जस्ट बात की हम लोगों ने। अब सर ये क्यों नहीं? बिकॉज बाकी जो बिल्स में वहां पे हम अलाउ करते हैं, बट व्हाई नॉट इन दिस मैटर? बिकॉज समझो ना यार, वो जो ऑलरेडी बिल्स पास हुई है वो भी किस मेजोरिटी से पास हुई है? स्पेशल मेजोरिटी से, मतलब अच्छा खासा लोगों ने वोटिंग किया तब जाके पास हुआ है, राइट। सो इसीलिए ड्यू टू दिस फैक्टर, ठीक है, क्या बोला गया है कि भाई उसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेजा नहीं सकते। एक बार आया, प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। और सी अल्टीमेटली किसका रखता है वोट मैटर? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। क्यों? बिकॉज जो लोकसभा में, राज्यसभा में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड जो लोग बैठे हैं, जो हमारे बिहाफ पे वहां बैठ के अपना वोट दे रहे हैं, तो हमको तो उससे मतलब है ना, बिकॉज वी आर इन डेमोक्रेसी। और अगर हमारा रिप्रेजेंटेटिव उसके सपोर्ट में है तो प्रेसिडेंट उसको रोक सकता है क्या? नहीं। क्यों? बिकॉज प्रेसिडेंट इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन है। कौन है? इनडायरेक्टली इलेक्टेड पर्सन। तो किसी इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर्स को ओवरराइड वो नहीं कर सकता। तो इसलिए अमेंडमेंट्स के अंदर भाई वहां पे उनको पावर नहीं दी गई है, ठीक है। फिर यहां पे दिया हुआ है जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो वोट कौन देते हैं? स्टेट्स। इट इज कॉल्ड व्हाट? ratification by states. It is called what? Ratification by states means what? Once that amendment bills passed by the parliament with special majority, it goes for ratification of states. और जब वो half of the states इसको approve कर देते हैं, it says it has been ratified by the states. ठीक है। तो अगर हम देखें कि भाई क्या अब तक, ठीक है, जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, देखो ये अमेंडमेंट्स के नंबर क्या होंगे? हमेशा चेंज। अभी जो अमेंडमेंट कहां तक हुआ है? टिल योर 107 तक हो चुके हैं। तो व्हाट डू यू थिंक? तुम्हें कितने बिल के नाम याद है? अमेंडमेंट्स कुछ याद किसी को है यहाँ पे? एटलीस्ट एक दो, 40 सेकंड को छोड़ के। तो मैंने खुद पढ़ा दिया 2 दिन बाद, आज बोल दिया मैंने। अपार्ट फ्रॉम 42nd अमेंडमेंट एक्ट, क्या तुमने कभी किसी और अमेंडमेंट के बारे में सुना है इन योर डे टू डे लाइफ? यस और नो? वो कितना नंबर था? पक्का? चेक करो एक बार तुरंत। क्या था? कौन सा? राइट। तो जीएसटी कौन सा नंबर? चेक करो। पता है इवन जब भी हम बात करते रिगार्डिंग टू बांग्लादेश, जो भी लफड़े हो रहे हैं वहां पे, भले आज वो हमारा सबसे मोस्ट ट्रबल बन गया है नेबर। कौन? बांग्लादेश। बट बांग्लादेश इज अ ओनली कंट्री जिसके साथ इंडिया ने अपना बाउंड्री डिस्प्यूट भी सॉल्व किया हुआ। क्या सॉल्व किया हुआ है? बाउंड्री डिस्प्यूट सॉल्व हमारे बीच, बिकॉज फॉर कश्मीर इंडिया एंड पाक फाइटिंग सिंस इंडिपेंडेंस। लद्दाख एंड अरुणाचल प्रदेश, इंडिया एंड चाइना इज फाइटिंग। इवन नेपाल फाइटिंग विद अस। एक एरिया है काला पानी करके उत्तराखंड साइड में, वहां के लिए वो फाइट कर रहा है, ठीक है। भूटान यार कोई है नहीं, कोई हमारा डिस्प्यूट तो खैर।
बट विद बांग्लादेश वी हैड डिस्प्यूट एंड इट गॉट रिजॉल्व। अब तुम बोलोगे सर आईआर का क्या लिंक है विद अमेंडमेंट्स? लिंक है। क्यों? बिकॉज ये रूल इंडिया के अंदर ऐसा है कि अगर गवर्नमेंट को अपना कोई भी पार्ट इंडिया का किसी और कंट्री को देना हो तो उसके लिए अमेंडमेंट एक्ट पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और एक्चुअल में वो जो हमने बाउंड्री सेटलमेंट किया था विद बांग्लादेश, इट वाज 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। समझ में आया? जिसके थ्रू हमने क्या किया भाई, जो भी डिस्प्यूट था उसको ओवर किया। इसमें हमने कुछ एरियाज अपने उनको दिए, उनके अपने अंदर लिए। इशू रिजॉल्व्ड, इशू रिजॉल्व्ड। तो ये भी चीज किसके थ्रू होगी? ओनली थ्रू अमेंडमेंट। समझ में आया? रिमेंबर, गवर्नमेंट को अलाउ तो है कि सिंपल मेजॉरिटी से अमेंडमेंट पास करे और किसी नए पार्ट को अपने आप पे एडमिट कर ले। बट अगर आप इंडिया का कोई हिस्सा किसी को गिफ्ट कर रहे हो तब तो आपको प्रॉपर स्पेशल मेजॉरिटी वाला अमेंडमेंट पास करना पड़ेगा पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। और 100th अमेंडमेंट एक्ट उसका एग्जांपल है, तो याद रखना, ठीक है। राइट डाउन होमवर्क, यू नीड टू राइट 100 से लेकर अब तक जो भी अमेंडमेंट एक्ट हुए हैं, 100, 101, 102, वो सब का तुम लिस्ट बना के लेकर आओगे। लिस्ट ऑफ ऑल अमेंडमेंट्स from 100th Amendment Act onwards. List of all amendments from 100th Amendment Act onwards. हुआ? ठीक है, तो तुम्हारा होमवर्क है। अब नेक्स्ट टाइम कोई होमवर्क भूलेगा नहीं, और मुझे पुराना होमवर्क भी चाहिए, 262 एंड आर्टिकल 263 वाला भी याद रहेगा लिखने से। वहां पे तुम क्या लिख रहे हो होमवर्क अपना? याद रहता है बाद में? हो गया? ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक भाई, 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ पूरा फॉर्मल वे में, कब? 26 जनवरी 1950 को। तो व्हाट डू यू थिंक हमारा पहला अमेंडमेंट कब हुआ होगा? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ होगा? सोचो, किस ईयर में हुआ होगा? इट वॉज जस्ट विद इन 1 ईयर, 1951 में ही शुरू हो गया अमेंडमेंट होना, राइट। तो इस तरीके से कुछ फैक्ट्स भी याद रखो, राइट। तो यहां पे दिया हुआ है कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हुए हैं। फॉर एग्जांपल डिस्कस किया था हम लोगों ने, कौन सा अमेंडमेंट हुआ था? एक 42nd अमेंडमेंट एक्ट। फिर जो भी इंदिरा गांधी ने जो लाए थे ना प्रिंसिपल्स या प्रोविजंस विच वर क्वाइट एक्सेसिव इन नेचर, उसको चेंज किया गया विद विच अमेंडमेंट? 44th अमेंडमेंट एक्ट। इसके अलावा एक और अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा? 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। किसके रिगार्डिंग था? एंटी डिफेक्शन। हमने शेड्यूल्स किए हुए थे ना, किए हैं शेड्यूल्स, तो उसमें याद है 10th शेड्यूल क्या था? व्हाट वाज द 10th शेड्यूल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बताओ। वेरी गुड, एंटी डिफेक्शन। अब ये क्या होता है एंटी डिफेक्शन, या मीनिंग ऑफ डिफेक्शन क्या होता है भाई? पता है मीनिंग? ओके, अक्षय? वेरी गुड, ठीक है। समझा क्या बोला? कि भाई अगर आप लेट से यू आर अ एमपी, एमएलए और एमएलसी, ठीक है, तो आप कुछ भी हो, ठीक है। भाई होता क्या है, इधर यू आर बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी और यू आर एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट।
बट लेट्स अगर आप जिस भी पार्टी से इलेक्ट होके जाओगे, ठीक है, उस पार्टी को आप अगले 5 साल तक लीव नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप गए, ठीक है, इलेक्ट होके फ्रॉम द टिकट ऑफ कांग्रेस, और अपने सेकेंड ईयर के टेन्योर के बाद किसमें आप चेंज हो गए, इनटू द बीजेपी, इनटू द बीजेपी, तो आपकी पार्लियामेंट या विधानसभा की सीट क्या हो जाएगी, ब्लैंक, सस्पेंड। ये होता है आपका 10th आपका शेड्यूल, या इसको बोलते हैं 52nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो ईदर इफ यू आर व्हाट डूइंग चेंजिंग योर पार्टी, ठीक है, या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, चुन के आए और आपने कोई भी पार्टी ज्वाइन कर ली उस 5 साल के अंदर, then also what you are disqualified, you are what disqualified, ठीक है। या फिर थर्ड कि अगर आप मेंबर कौन से हो, नॉमिनेटेड, कौन से मेंबर हो, नॉमिनेटेड मेंबर हो, ठीक है। डिस्कस किया था, सचिन तेंदुलकर वाज आल्सो व्हाट मेंबर रह चुके हैं राज्यसभा के अंदर। जावेद अख्तर, ही वाज आल्सो वंस अपॉन टाइम व्हाट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थ्रू नॉमिनेशन। नाउ इनके लिए क्या होता है पता है कि ये जब नॉमिनेट होते हैं ना, तो विद इन 6 months ऑफ देयर नॉमिनेशन अगर कोई पार्टी ज्वाइन करनी कर लो, 6 months के बाद ज्वाइन किया तो आप भी क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। सो इफ दे ज्वाइन एनी पार्टी आफ्टर 6 months, पोस्ट 6 months, तो ये भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएंगे, ठीक है। और चौथा क्राइटेरिया ये होता है कि अगर आप पार्टी तो आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है, बट पार्टी के जो ऑर्डर्स हैं उनको फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल पार्टीज जो ऑर्डर इशू करती है उसको हम बोलते हैं विप, क्या बोलते हैं उसको हम, विप, ठीक है। विप मतलब क्या होता है कि जब भी वोटिंग होने वाली होती है पार्लियामेंट के अंदर, हर पार्टी का जो लीडर होता है पार्लियामेंट में, वो अपने पार्टी के मेंबर्स को बोल के रखता है कि बिल के सपोर्ट में वोट करना है या बिल के अगेंस्ट में वोट करना है। समझ में आया? और अगर नहीं किया, उसने उसका काम किया उल्टा, तो भी क्या हो जाओगे आप, डिस्क्वालिफाइड। समझ में आया? सर वोटिंग होती है सीक्रेट, रिमेंबर सीक्रेट वोटिंग सिर्फ हमारे लिए होती है। पार्लियामेंट में बिल पास होते हैं वॉइस वोटिंग से। किस वोटिंग से? वॉइस वोटिंग से, ध्वनि मत, ठीक है। लेट्स से आई एम अ स्पीकर एंड इफ आई हैव टू से कि ओके हाउ मेनी ऑफ यू आर इन सपोर्ट ऑफ बिल, से आईज, तो सब चिल्लाएंगे साइड से आईज, ठीक है। दोज हु आर अगेंस्ट इट से नो, चिल्लाएंगे नो। तो जिसकी आवाज ज्यादा कैप्चर होगी वही क्या बन जाएगा, बिल पास्ड। हाँ, अगर उस पर कुछ डाउट हुआ कि नहीं क्लियर नहीं आ रहा है, तो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स है वहां पे, राइट। फिर वो बैलेट मेथड भी हो गया, या दो साइड में क्या बोलेंगे वो स्पीकर कि दोज हु आर इन सपोर्ट कम टू माय राइट, दोज हु आर अगेंस्ट कम टू माय लेफ्ट। अब यहां था फिर चाहे बोलने वाली बात हो या साइड साइड में खड़े होने वाली बात हो, लाइक सब कुछ ओपन हो रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए मालूम पड़ जाता है। तो विप के ऑर्डर फॉलो नहीं किया, तुम तब भी क्या हो जाओगे, डिस्क्वालिफाइड, ठीक है। देखो डिस्क्वालिफाइड अलग अलग ग्राउंड पे होते हैं, पता है। बीच में भी एक आया नया कि महाराष्ट्र में एक मिनिस्टर है, एमएलए, नासिक में उनका निकला है वारंट, उनको मिली है कन्विक्शन 2 साल से ऊपर की। कितनी? 2 साल से ऊपर की। और इंडिया में रूल है, अगर आप एमपी और एमएलए हो सिटिंग, और आपको अगर कोर्ट पनिश करता है किसी भी ऐसे केस में जिसमें पनिशमेंट कितनी है, 2 साल से ऊपर, आपकी मेंबरशिप चली जाएगी, यू विल बी डिस्क्वालिफाइड। और अभी हुआ अपने महाराष्ट्र में, चेक करना, वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, लेकिन अभी हफ्ते भर की बात है ये। हाँ, यस, ठीक है। तो इस तरीके से वो होता है। तो हमारे यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड होने के अलग अलग ग्राउंड्स हैं। क्या है वो आपके अलग अलग ग्राउंड्स। तो ये जो आपका ग्राउंड है, ये ग्राउंड कौन सा है, लाइक यू कैन से कि दैट पर्सन डिफेक्टेड और लाइक डिस्क्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ एंटी डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन। और ये एंटी डिफेक्शन कब इंट्रोड्यूस हुआ, 52nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। और रिमेंबर अगर ये नहीं होता ना, तो ये मान लो दिस मोदी गवर्नमेंट जो कब फॉर्म हुई है 24 में, ये गवर्नमेंट अब तक 3-4 बार फॉर्म हो चुकी होती। कितनी बार? बिकॉज दिस गवर्नमेंट डू नॉट हैव मेजॉरिटी, ठीक है। तो इसके मेंबर्स और जो बाकी है नीतीश कुमार एंड अदर पीपल, ये वहां घूमते रहते बैठ के लोग, राइट। लेकिन वो आज स्टेबिलिटी है, वी शुड थैंक्स टू हुम,
52nd अमेंडमेंट एक्ट। और उसके बाद अगर कोई क्रूशियल अमेंडमेंट एक्ट रहा तो वो ये दो थे, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट फॉर ग्राम पंचायत, 74th अमेंडमेंट एक्ट इट वाज फॉर द म्युनिसिपैलिटी। किसके लिए? फॉर म्युनिसिपैलिटी, या तो इसको आप बोल लो अर्बन लोकल गवर्नेंस। क्या बोल लो? अर्बन लोकल गवर्नेंस। ठीक है, तो ये वो लैंडमार्क अमेंडमेंट्स हैं। अमेंडमेंट का भी करेंगे पूरा अलग चैप्टर, डोंट वरी, बट जब पढ़ रहे हैं तो साथ साथ उसको लेते हुए चलते हैं यहां पे। ठीक है, चलो, तो यहां पे दिया हुआ है कंट्रोवर्शियल वाले कौन कौन से हैं। एक तो डिस्कस किया आप उनने, कौन सा है? ठीक है, और एक कौन? 38, 39। मतलब अमेंडमेंट्स पता है गवर्नमेंट उस टाइम पे ऐसे कर रही थी कि गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं, अमेंडमेंट्स कैन नॉट बी रिव्यू बाय जुडिशरी। ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए कि दे डिप्राइव्ड किसको? सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट्स को। यू कैन नॉट इंटरप्रिटेट, यू कैन नॉट रिव्यू आवर लॉज। बट वी ऑल नो इन इंडिया पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कौन है? सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन। और उस संविधान को अलग अलग वे में इंटरप्रिटेट करने की किसके पास अथॉरिटी है? सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं भाई, नहीं चलेगा ये सब। तो जैसे कुछ बोलता था, दे रेडी, हाँ अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं हम लोग। तो ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए, बट उनमें से ये क्या रहे सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल? मतलब ऐसे अमेंडमेंट्स भी आए जहां पे इवन प्रेसिडेंट तक सवाल नहीं पूछ सकता पीएम से। मैसिव, खतरनाक। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को तो टिपिकली रबर स्टैंप में कन्वर्ट कर दिया, पता है इन लोगों ने। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड अमेंडमेंट बिल फॉर व्हाट? रिकंसिडरेशन के लिए। 42nd अमेंडमेंट के टाइम पे ये बोला गया, फॉरगेट अबाउट अमेंडमेंट एक्ट, प्रेसिडेंट कोई भी बिल वापस नहीं भेजेगा। कोई भी बिल, मतलब कोई बिल नहीं, सिंपली जो बिल आ रहा है उसको अप्रूव करो, दैट्स इट, योर वर्क फिनिश्ड। तो ये कुछ क्या रहे हमारे कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट्स। ठीक है, बट रिमेंबर हर कंट्रोवर्सी के बाद भाई हमारे पास एक टूल था, कौन? जिसने उस मिसयूज को रोका, नंबर 1। नंबर 2 कि जो फ्यूचर में गवर्नमेंट्स आई उन्होंने नए रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, अगेन किसके हेल्प से? विद द हेल्प्स ऑफ अमेंडमेंट ओनली। तो यू कैन से अमेंडमेंट इज अ डबल एज स्वॉर्ड। क्या है वो? डबल एज स्वॉर्ड। कि वो काम आया किस चीज के लिए? टू क्रिएट कंट्रोवर्सी भी, और वो काम आया कि जो कंट्रोवर्सी हुआ उसको रिजॉल्व करने में भी, उसको रिजॉल्व करने में भी। ठीक है, तो पता है जैसे इंदिरा गांधी ने मिसयूज किया था किसका? नेशनल इमरजेंसी का प्रोविजन का इंडिया में। तो उस टाइम क्या था पता है? उस टाइम पे 3 ग्राउंड्स पे इमरजेंसी कंट्री में इंपोज होता था। 3 ग्राउंड अभी भी हैं, वही वॉर, एग्रेशन, और थर्ड था अभी है आर्म्ड रिबेलियन। अभी क्या है? आर्म्ड रिबेलियन। पहले टर्म था इंटरनल डिस्टर्बेंस, मतलब बहुत ही वेग टर्म है कि कल को अगर 100 लोग यहां खड़े हो जाए ना बाहर आके गवर्नमेंट के इनसे कि कंट्री डिस्टर्ब हो गई इंटरनली, इंपोज व्हाट? इमरजेंसी। और इंदिरा गांधी ने वही किया उस टाइम पे, बिकॉज उस टाइम पे पूरे इंडिया में इंदिरा गांधी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट हो रहा था। तो उन्होंने क्या बोला कि प्रोटेस्ट क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस है, लेट्स इंपोज व्हाट? इमरजेंसी। तो आगे आने वाली गवर्नमेंट ऐसा ना कर सके, व्हाट हुआ? क्या वहां पे 44th अमेंडमेंट एक्ट के अंदर वो नाम ऐड हुआ, वो टर्म ऐड हुआ, कौन सा? कि इंटरनल डिस्टर्बेंस नहीं, अगर कंट्री में डिस्टर्बेंस हो रही है, कौन सी वाली? आर्म्ड, कि लोग हथियार लेके बाहर आ चुके। सर घर से वो चक्कू लेके बाहर चलेगा क्या? नहीं, आर्म्ड मतलब प्रॉपर आर्म, लाइक नक्सलाइट्स कैसे होते हैं कि पूरा गन कल्चर फेमस है उनके अंदर। जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट हो गए, वो हो गए, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि हमें क्या चाहिए? इंडिपेंडेंस चाहिए। तो वैसा अगर पूरे इंडिया लेवल पे हो जाए तो क्या बोलेंगे उसको हम? आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसको ऐड किया, और इसीलिए उसके बाद कभी भी किसी ने इंडिया में नेशनल इमरजेंसी का मिसयूज नहीं किया। समझ में आया? ठीक है, तो यहां दिया हुआ है
42nd अमेंडमेंट। ठीक है ना, बात आती है कि आखिरकार इंदिरा गांधी के दिमाग में ऐसा आया ही क्या कि शी मेड हाउ मेनी चेंजेस इन 53 आर्टिकल्स। ठीक है, हुआ यूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था विच वाज नोन एज केशवानंद भारती केस। कौन सा केस? केशवानंद भारती केस। और इस सुप्रीम कोर्ट ने क्या इसके पर क्या किया, उन्होंने बोला कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनीथिंग, कैन अमेंड एनीथिंग एक्सेप्ट बेसिक स्ट्रक्चर, एक्सेप्ट फॉर बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मतलब ये कि पार्लियामेंट सब कुछ पावर है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड करने का पावर नहीं है। समझ में आई इतनी बात पूरी? ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर मींस व्हाट? देखो, बेसिक स्ट्रक्चर नाम का कोई भी टर्म संविधान में कहीं नहीं है, संविधान में कहीं नहीं है। ये टर्म किसने कॉइन किया है? खुद सुप्रीम कोर्ट ने। तो वही बात है, जो मैं बोलेगा तुम सब ऐसे करेगा, कोई मेरे अगेंस्ट नहीं जाएगा। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर क्या बोला कि उस बेसिक स्ट्रक्चर में वो सब चीजें आएंगी जो हम बोलेंगे, जो क्या करेंगे, हम बोलेंगे। एंड सुप्रीम कोर्ट इज लाइक कि वो हम एक बार में नहीं बोलेंगे, जब हमको लगेगा कि कोई चीज क्या है, अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तब बोलेंगे कि हाँ ये क्या है, आज से बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट। समझ में आया? तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलमोस्ट कर दिया पार्लियामेंट की जो अमेंडमेंट पावर थी उसमें कंट्रोल। अब जैसी कंट्री में इंपोज हुआ इमरजेंसी, इंदिरा गांधी टुक रिवेंज। शी टुक व्हाट? रिवेंज। कि गवर्नमेंट की जो पावर कम हुई थी इन रिगार्ड्स टू अमेंडमेंट, किस केस के अंदर? केशवानंद भारती केस। ठीक है, तो इसको ही पूरा रिवर्स करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट हुआ? 42nd अमेंडमेंट एक्ट। इसमें यह भी था कि इन्होंने जुडिशरी की पावर क्या कर दी, बहुत ज्यादा कम। ठीक है, तो वो चीज भी हुई उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। यहां पे दिया हुआ है, जो डिस्कस किया हम लोगों ने कि केशवानंद भारती केस क्या था। ठीक है, और थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। देखो, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मींस व्हाट? कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि पार्लियामेंट को जो अमेंड करना अमेंड करे, उनको अथॉरिटी है एज पर आर्टिकल 368। बट संविधान की जो मूल आत्मा है, द बेसिक स्पिरिट जो है, बेसिक वैल्यूज है, उनको आप टच नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, कल को अगर डिमांड उठे कि लेट्स मेक इंडिया अ हिंदू राष्ट्र, अ हिंदू राष्ट्र, क्या बना पाएंगे? नहीं, बिकॉज एज पर सुप्रीम कोर्ट सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, कल को अगर गवर्नमेंट बोले कि नहीं, जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है बंद कर देंगे हम, कैन गवर्नमेंट डू इट? नो, बिकॉज सोशलिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, वेलफेयर स्टेट है हम। दैट इज हाउ कि मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का अपना अलग दबदबा है। ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर कोई फिक्स नहीं है। अभी तुम चाहो तो नेक्स्ट मंथ में सुप्रीम कोर्ट किसी केस में कुछ नया बता दे कि हाँ आज से ये भी चीज क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, दैट इज हाउ द थ्योरी ऑफ दिस, कौन सा वाला, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वर्क्स। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास इमेंस पावर आ गई इसके थ्रू, और इसीलिए कभी भी उतना ज्यादा मैसिव मिसयूज गवर्नमेंट नहीं कर पाई अपने पावर्स का। एग्जाम्पल अगर हम देखें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो ये तो हो गया कौन सा, बेसिक स्ट्रक्चर वाला। पता हमने एक और चीज बात की थी कि संविधान में चेंजेस लाने हैं या क्या लाने हैं, तो दो सोर्सेस थे, एक तो अमेंडमेंट था और एक क्या था, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस। ठीक है, अब ये कहां यूज हुआ? देखो, जब ओबीसी को आया रिजर्वेशन, किसको आया रिजर्वेशन? ओबीसी को। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, एक केस गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, इंदिरा, ठीक है, सोहनी केस। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट में उसमें बोला गया
कि भाई रिजर्वेशन है कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या उस पे बिठाते हैं कैप, कितना 50% का, कि एनी हाउ रिजर्वेशन 50% के ऊपर नहीं होगा। समझ में आया? अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ये बात बोली, रिमेंबर इट इज लाइक अ पत्थर की लकीर, नो वन कैन क्रॉस इट, नो वन कैन क्रॉस इट। तो दिस इज समथिंग जो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के कॉन्टेक्स्ट में नया एड ऑन किया। क्या किया? नया एड ऑन किया, ठीक है, बस अपने इंटरप्रिटेशन के थ्रू, राइट। दिस इज हाउ कि अपार्ट फ्रॉम अमेंडमेंट जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस भी एक रास्ता है, ठीक है, संविधान के अंदर चेंजेस लाने के लिए। क्लियर हुआ मेरा पॉइंट? ठीक है, तो ये अपना पूरा चैप्टर था किसके रिगार्डिंग? अमेंडमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, डाउट्स? अक्षय तुम्हें कुछ डाउट था ना? पहले चैप्टर्स में कुछ डाउट है? नहीं ना? हाँ बताओ। पांचों? ठीक है। नाउ क्वेश्चन है ऑन द रिट्स। किसके ऊपर? रिट्स। रिट्स हमने कहां पढ़ा था भाई? रिट्स कहां पढ़ा था? सही है, नाम? हाँ अक्षय, रिट्स कहां पढ़ा था? WRITS वो है, लेकिन हमने उससे पहले पढ़ा है उसको एक बार। फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 32 वो वहां पर भी है, वो यहां पर भी है। वो जो नेक्स्ट टाइम लास्ट मैंने वो रिपीट करवाया था उसको, लेकिन वो डिस्कस पहले ही हो चुका है। देखो अब ये जब भी हम बात करेंगे रिट्स, भाई रिट्स क्या है? रिट्स आपके वो रेमेडीज हैं जो उसको आप एक्सेस करते हो जब भी क्या होता है आपका वायलेट, फंडामेंटल राइट्स जब होता है वायलेट। ठीक है, अब अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट्स होगा तो आप आर्टिकल 32 के अंदर सीधा सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हो, या आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट को। अब तुम अप्रोच किसको भी करो, लेकिन टूल सेम है। टूल्स कौन कौन से हैं? पहला है हैबियस कॉर्पस। कौन सा है? हैबियस कॉर्पस मींस व्हाट? सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि किसी पर्सन को अगर इलीगली डिटेन करके रखा है पुलिस ने या किसी प्राइवेट अथॉरिटी ने, सुप्रीम कोर्ट विल इशू अ ऑर्डर कि उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को अभी के अभी हमारे सामने लाया जाए। समझ में आया? बिकॉज आर्टिकल 22 जो हमारे यहां पे है वो आपको एक राइट देता है कि पुलिस आपको जेल में मैक्सिमम 24 घंटे भी नहीं रख सकती, पता है? हाँ, अगर जज का आता है ऑर्डर कि कीप हिम इन कस्टडी फॉर 28 days 14 days, देन ओनली दे कैन कीप। अपने आप से उनको 24 आवर्स के अंदर तुमको प्रेजेंट करना पड़ेगा इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। बट अगर वो ऐसा नहीं करते तो तुम्हारे रिलेटिव्स कहां जा सकते हैं? सीधा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट के अंदर, और वहां से क्या इशू होगा? रिट, हैबियस कॉर्पस। हाँ, अगर अरेस्ट हुआ है एज पर प्रॉपर जुडिशियल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि लोअर कोर्ट ने बोला रखो इसको कस्टडी में 50 दिन के लिए, तो अलग बात है। बट वो डिटेन ही क्या हुआ है? इलीगली, तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये रिट यूज होता है। ठीक है, सेकेंड रिट कौन सा था? मैंडमस। मैंडमस मतलब क्या? वी कमांड। मतलब आप कभी जाओ, ठीक है, तहसीलदार ऑफिस में, आपके पास सारे अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, आपको बनवाना है अपना डोमिसाइल, बट वो डिनाई कर रहा है कि नहीं, आई विल नॉट गिव यू दैट, आई विल नॉट गिव यू दैट। ठीक है, एक केस हो गया। दूसरा केस, आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गए, ठीक है, एंड जस्ट बिकॉज आपका रिलीजन कुछ और था इसलिए आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि वो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो किससे दूर जा रहे हैं? अपने एक्चुअल ड्यूटी से। सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि हम कमांड देते हैं कि इस पर्सन का ये काम पूरा किया जाए। समझ में आया? लेकिन अगेन ये कमांड तभी इशू सुप्रीम कोर्ट करती है जब वो काम करना उस ऑफिसर के लिए बाइंडिंग होता है। तब क्या होता है उसके लिए? बाइंडिंग। कुछ ड्यूटीज ऐसी होती है जो डिजायरेबल होती है, जो क्या होती है? डिजायरेबल फॉर द ऑफिसर्स, कि अगर आप चाहो तो ये भी कर लो, उस कॉन्टेक्स्ट में मैंडेटरी इशू नहीं होने वाला। ठीक है, देन
एक और है को वारंटो, ठीक है। को वारंटो का मतलब क्या है? बाय व्हाट अथॉरिटी? क्या मतलब है इसका? बाय व्हाट अथॉरिटी मतलब अगर किसी पर्सन का अपॉइंटमेंट होता है गवर्नमेंट पोजीशन में, ठीक है, या किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर, राइट, और अगर किसी को लगता है कि नहीं नहीं ये पर्सन वाज नॉट डिजर्विंग, ये पर्सन था इनएलिजिबल, किसी ने इसको फेवर देके बनाया है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट वहां से इशू करेगा कौन सा रिट? क्वो वारंटो। से पूछेगा कि भाई तू साबित कर, जस्टिफाई कर कि जो तू बैठा है इस पोजीशन पे, इज इट रियली अ जस्टिफाइबल और नॉट? तू डिजर्व करता है, तू क्राइटेरिया फुलफिल करता है या नहीं? इट इज कॉल्ड योर को वारंटो। फिर दो जो और आते हैं वो कौन कौन से हैं? प्रोहिबिशन एंड सर्श्योरारी। देखो ये दोनों सुप्रीम कोर्ट इशू करता है किसके अगेंस्ट? लोअर कोर्ट्स के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट? लोअर कोर्ट्स। लोअर कोर्ट्स में हाई कोर्ट नहीं आता, ध्यान रखना, लोअर कोर्ट्स में हाई कोर्ट नहीं आता, तो लोअर कोर्ट्स एक्सेप्ट हाई कोर्ट। तो लोअर कोर्ट्स जब भी अपने पावर से बियॉन्ड जाते हैं, अपनी पावर से बियॉन्ड जाते हैं, तब ये रिट आप यूज करते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब पता है जब कभी गए हो कोर्ट वगैरह? नहीं गए हो ना? कितनी बार? अच्छा ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप कभी कोर्ट जाओ, पता है एक कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अंदर मल्टीपल कोर्ट चलती है, ठीक है, और हर कोर्ट का क्या होता है? डिफाइंड होता है, छोटी कोर्ट और बड़ी कोर्ट करके, ठीक है, कि मतलब डिपेंडिंग कि कुछ कोर्ट्स क्या होता है, उनको सिर्फ अलाउ होता है वैसे चीजों पे हियरिंग करना जिसमें पनिशमेंट इज ओनली फॉर 3 years। कुछ कोर्ट्स का लिमिट कितना होता है? सिर्फ उन क्राइम्स में करेंगे हियरिंग जिसमें कितना पनिशमेंट? 7 साल का या 10 साल का। अब ये मानो तुम्हारे ऊपर लगा है मर्डर का चार्जेस, और तुम्हारी हियरिंग किस केस में हो रही है? किस कोर्ट में? 3 साल वाले में हो रही है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा? अरे भाई तुम अपनी पावर से बियॉन्ड जा रहे हो, उस पर रोक लगा देगा वो। दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन। और प्रोहिबिशन का एक एडवांस वर्जन क्या है पता है? कि सुप्रीम कोर्ट उसको वहीं रोके, प्लस ये लिख के दे कि ये केस अब कहां चलना चाहिए, किस कोर्ट के अंदर। दैट इज कॉल्ड सर्श्योरारी। ये है 5 रिट्स, ठीक है। चलो डू रिवाइज, बार बार ना बताना पड़े कि रिवाइज करना क्यों इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज याद है, हमने बात की थी लास्ट टाइम पे ऑन मेंटोरशिप सेशन कि आप पूरा